अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 गैसेस जो है वो इसको क्विकली रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, गैसेस बेसिकली हमारे पास जितने भी नॉन मैटर्स होते हैं ना, तो वो गैसेस बनाती हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखते हैं। कहता है कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के इक्वल होता है। ठीक है, और इसको हम लोग जो है मेजर करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं लीटर्स में, मीटर क्यूब में, मिलीलीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, ये डिफरेंट उसके मेजरिंग यूनिट्स हैं। कहते हैं गैसेस हैव हाई डाइफ्यूजिबिलिटी। ठीक है, इनकी डाइफ्यूजिंग एबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, थर्मल एक्सपेंशन भी ज़्यादा होती है, और उनकी कंप्रेसिबिलिटी भी ज़्यादा होती है। लाइक हम इनको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड्स को हम लोग ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड्स को भी ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी उनके मॉलिक्यूल्स इतने करीब करीब होते हैं। ठीक है, इनके मॉलिक्यूल्स मतलब ज़्यादा फार अवे होते हैं, तो इसलिए हम लोग इनको जो है वो ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। कहते हैं गैसेज ऑलवेज फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। गैसेज प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय मोनोमीटर और द बैरोमीटर। ठीक है, गैसेज के प्रेशर को हम लोग दो तरीक़ों से मेजर करते हैं, मोनोमीटर और बैरोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके थ्रू। ठीक है, कहते हैं गैसेज प्रेशर इज़ मेजर्ड इन द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और MM/H। तो ये डिफरेंट उसने यूनिट्स बताए हैं जिनके थ्रू हम लोग जो है वो गैसेज के प्रेशर को जो है वो मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये नीचे उसने कुछ कन्वर्जिंग यूनिट्स भी दी हुई हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं डिफरेंट यूनिट्स में, तो ये आप लोग देख लो। कहते हैं कि एट स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर इज़ टेकन एज 273 केल्विन। तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो टेम्परेचर होता है गैसेस का वो 273 केल्विन होता है, और प्रेशर जो है उसको हम लोग 1 ATM कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसे हम लोग स्टैंडर्ड और नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर भी कहते हैं। STP और NTP ये वही चीज़ें जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस हैव मिनिमम एनर्जी एंड मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑब्वियसली गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फार अवे होते हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो उनमें एनर्जी भी हम लोग जो है वो देखते हैं कि कम ही होती है। ठीक है, और बताता है कि गैसेस में हमारे पास जो है उनकी डेंसिटी लो होती है और डेफिनेट शेप भी जो है वो नहीं होती। तो ये उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे गैसेस के। MCQs आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि बहुत कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग इनको देख लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विफाइड हीलियम एट 2.17 केल्विन। तो जब भी हम लोग जो है वो लिक्विफाइड हीलियम को जो है वो स्टडी करेंगे बिलो 2.17 केल्विन, तो हम लोग देखेंगे कि उनकी विस्कोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, और वो उनमें ये एबिलिटी होगी कि वो वेसल्स की वाल्स के ऊपर क्लाइम कर सकेंगी। ठीक है, लिक्विफाइड हीलियम की बात हो रही है, तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकता है कि एट विच टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विफाइड हीलियम्स बिकम ज़ीरो। ठीक है, या एट विच टेम्परेचर द लिक्विफाइड हीलियम हैज़ द एबिलिटी टू क्लाइम द वॉल ऑफ द वेसल्स। तो ये दो तरह के MCQs आप लोगों को यहाँ से दे सकता है। आप लोगों ने ये जो है वो लाजमी देखना है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जनरल गैस इक्वेशन। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफरेंट MCQs इसमें से बन सकते हैं। तो इसमें हम लोग जो हमारे पास 3 लॉज हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, तो इनको कंबाइंड जब स्टडी करते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जनरल गैस इक्वेशन। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये वही चीज़ें जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बहुत डिटेल से पढ़ी हैं। तो अभी हम लोग वैसे भी चीज़ों को क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, और चार्ल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। तो आप लोगों से सिंपल मतलब बॉयल्स लॉ के रिलेटेड भी MCQ आ सकता है न्यूमेरिकल टाइप, चार्ल्स लॉ के रिलेटेड भी आ सकता है, और एवोगैड्रोस लॉ के रिलेटेड भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपसे वो कहता है कि अगर उसने फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को 2 प्रेशर दिए हुए हैं, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप लोग V2 फाइंड कर सकते हो। या फिर उसने आप लोगों को 2 वॉल्यूम्स दिए हुए हैं, एक प्रेशर दिए हुए, कहते हैं कि P2 फाइंड करो, तो आप लोग P2 भी फाइंड कर सकते हो बॉयल्स लॉ को यूज़ करते हुए। ठीक है, अगर उसने आप लोगों को 2 टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, एक वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप लोग V2 भी फाइंड कर सकते हो। या फिर आप लोगों को 2 वॉल्यूम दिए हुए हैं और T2 का कह रहा है कि T2 फाइंड करो, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन या सेपरेटली क्वेश्चन भी जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो आप लोगों ने इनको भी लाजमी जहन में रखना है। एवोगैड्रोस लॉ के रिलेटेड भी आप लोगों को फॉर एग्जांपल उसने वॉल्यूम्स दिए हुए हैं 2 और एक नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं, कहते हैं दूसरे नंबर ऑफ मोल्स आप लोग फाइंड करो, तो आप लोग इसके थ्रू कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। तो इनको जब आप MCQs पे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आप लोगों को जो है वो फर्दर क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैं आप लोगों को MCQs की प्रैक्टिस कराऊंगा प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर, लेकिन आप लोगों ने खुद भी जो है वो डिफरेंट MCQs जो है वो सॉल्व करने हैं। अब जब हम इन इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग 1 मोल के लिए देखें तो हमारे पास ऑब्वियसली हम लोग N की जगह 1 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन PV इज इक्वल टू RT बन जाएगी।
इक्वेशन को हम लोग फर्दर अरेंज करके लिखे थे, इसे हम लोग लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू पी वी ओवर टी। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन में स्टेटमेंट में प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स या टेम्परेचर, इनमें से कोई भी चीज़ दी हुई है या इनमें से किसी चीज़ का उसने फाइंड करने का बोला हुआ है और बाकी चीज़ें गिवन है, तो फिर आप लोग इस इक्वेशन को यूज़ करोगे। ठीक है, वो आप लोगों ने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस चीज़ को जो है वो देख लेना है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट्स डिफरेंट तरह से वो आपको दे सकते हैं। सिंपल मतलब इस तरह की स्टेटमेंट भी हो सकती है कि उसमें आप लोगों के पास सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर का जिक्र हो। अगर तो वॉल्यूम और प्रेशर का जिक्र है और उसने बोला है कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, तो फिर आप लोग बॉयल्स लॉ को यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट में उसने जो है वो वॉल्यूम और टेम्परेचर दिया हुआ है और बोला हुआ है कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो फिर आप लोग जो है वो चार्ल्स लॉ वाला ये जो रिलेशन है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ये यूज़ करोगे। अगर तो स्टेटमेंट में उसने बोला हुआ है मतलब नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और वॉल्यूम दिया हुआ है की बात कर रहा है और आप लोगों को कहते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फिर आप लोग अवोगाड्रोस लॉ को यूज़ करोगे। लेकिन अगर आपको स्टेटमेंट में उसने जो है वो पी वी एन और टी इनमें से कोई चीज़ें दी हुई हैं और किसी चीज़ का पूछा हुआ है, तो फिर आप लोग ये जनरल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी वाला रिलेशन यूज़ करोगे। ठीक है, इसको आप लोग डिफरेंट वेज में अरेंज करके डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो निकाल सकते हो। आप लोग आगे जाकर देखोगे कि हम लोग इन रिलेशंस को यूज़ करते हुए डेंसिटी और मास भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द आइडियल गैस इक्वेशन कौन सी है। P1 V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। ठीक है, तो आप लोग रिलेशंस को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को स्टेटमेंट में उसने कौन कौन सी चीज़ें दी हुई हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो डिमांड कर रहा है। अब आर की वैल्यू कांस्टेंट है, आर यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट है, मोलर गैस कांस्टेंट है या इसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती हैं। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, आप लोग इन वैल्यूज़ को याद कर लो। ठीक है, ये एमसीक्यू में जो है वो यूज़ होंगी। नेक्स्ट हमारे पास हम लोग देखते हैं इसी रिलेशन को उन लोगों ने जो है वो अरेंज करके जो है वो डेंसिटी का फॉर्मूला भी निकाला हुआ है और मास का फॉर्मूला भी निकाला हुआ है। अगर तो आप लोगों को स्टेटमेंट में जो है वो प्रेशर गिवन है, मॉलिक्यूलर मास गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आपसे कहते हैं डेंसिटी फाइंड करो, तो फिर आप लोग ये फार्मूला यूज़ करोगे डी इज इक्वल टू पी एम डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या है, यू पर वैल्यूज डिफरेंट मेंशनड है, तो आप लोग इनको यूज़ करोगे। ठीक है, स्पेशली आप लोग ये 0.0821 को जहन में रख लो, ये वैल्यू आप पुट कर लिया करो। ठीक है, बाकी जो है वो यहाँ पे डेंसिटी का जो है प्रेशर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है, मॉलिक्यूलर मास के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन बनता है, लेकिन टेम्परेचर के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन बनता है। तो वो आप लोगों ने डिफरेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखे होंगे कि आप लोगों को फॉर एग्जांपल क्या है, देखिए हमारे पास दो बॉडीज़ हैं और उनका जो है ए बी दो बॉडीज़ हैं, एक का मॉलिक्यूलर मास M1 है, दूसरे का M2 है। M1 जो है वो ज़्यादा है M2 से, तो आप लोग बताओ कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी। तो डेंसिटी ऑब्वियसली M1 की ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका जो है वो डेंसिटी जो है वो बॉडी ए की ज़्यादा होगी, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोगों से इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर टेम्परेचर की बात करें कि लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, एक का टेम्परेचर ज़्यादा है, दूसरे का कम है, तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो वो बॉडी जिसका टेम्परेचर कम है तो उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन द डेंसिटी एंड टेम्परेचर। तो इस तरह से आप लोग मास भी फाइंड कर सकते हो किसी गैस की। उसके लिए रिलेशन ये है कि एम इज इक्वल टू पी वी एम डिवाइडेड बाई आर टी। ठीक है, प्रेशर गिवन हो, वॉल्यूम गिवन हो, मॉलिक्यूलर मास गिवन हो, टेम्परेचर गिवन हो, और आपसे बोले कि आप लोग मास फाइंड करो किसी गैस का, तो आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करते हुए मास फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग बात वहीं पे आ जाती है घूम फिर के कि लाइक आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें आप लोगों को कवर होंगी। अदरवाइज़ इसी तरह से मतलब वीडियोस देख लेने से या किसी जगह फार्मूला को पढ़ लेने से आप लोग मेन टेस्ट में सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। ये मुझसे आप लिख के ले लो। हर वीडियो में मैं यही बात कहता हूँ, तो आप लोग कोशिश करो कि MCQs की प्रैक्टिस लाजमी करो। नेक्स्ट हमारे पास है मोलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये हम लोगों ने वही चीज़ है जो फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी कि लाइक हमारे पास 1 मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.4 लीटर्स। अगर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात होगी तो 22.4 लीटर होगा, और अगर रूम टेम्परेचर और प्रेशर की बात होगी तो हमारे पास 24 लीटर होगा। ठीक है, इसे हम लोग मोलर वॉल्यूम कहते हैं। रिलेशन इसका यही है कि V इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, आप लोग इस रिलेशन को यूज़ करते हो मोलर वॉल्यूम और ये चीज़ें फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास डाल्टन्स लॉ है ऑफ पार्शियल प्रेशर। दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैसेस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द मिक्सचर। मतलब हमारे पास जो टोटल प्रेशर है ना वो तमाम प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। ठीक है, ये रिलेशन है, तो आप लोग देख लो। ठीक है, और हमारे पास मैथमेटिकली कहता है कि प्रेशर जो है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे गैस के, तो उतना ज़्यादा जो है वो प्रेशर भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ ये पार्शियल प्रेशर वाला जो लॉ है। ठीक है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि लाइक रिस्पायरेशन, हाई एल्टीट्यूड, डीप सी डाइवर्स, कलेक्शन ऑफ गैसेज एट द सर्फेस ऑफ वाटर। तो ये सारी हमारे पास एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ की, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ग्राहम्स लॉ, ठीक है। ग्राहम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू लाजमी आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कहता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन है, ठीक है, ऑफ द गैसेज आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज और मॉलिक्यूलर मैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो आगे थोड़ा क्रिटिकली इन चीज़ों को लेके चलना है। यहाँ से जो है वो न्यूमेरिकल एमसीक्यू आता होता है, ठीक है, लाजमी आता है, हर टेस्ट में आता है। कहते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो इसका डेंसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है और इसका मॉलिक्यूलर मास के साथ भी इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। अब समटाइम्स न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यू भी आ सकते हैं और सिंपल जो स्टेटमेंट वाले एमसीक्यूज होते हैं वो भी आ सकते हैं। आप लोगों से कह सकते हैं कि दो बॉडीज़ हैं ए एंड बी, उसमें से ए की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है और बी की डेंसिटी जो है वो कम है। तो आप लोग बताओ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो किसका ज़्यादा होगा। तो ऑब्वियसली वो बॉडी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो कम होगा, और वो बॉडी जिसकी डेंसिटी जो है वो कम होगी तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगा। और मॉलिक्यूलर मास के साथ भी इसका इन्वर्स रिलेशन है, तो वहाँ पे भी यही सीन होगा, ठीक है। तो जिस बॉडी का मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है वो कम होगा, क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है दोनों के साथ, ठीक है। तो आप लोगों ने इस लिहाज से भी इनको सोचना है कि इस तरह भी एमसीक्यू आ सकता है। रिलेशन की बात करते हैं, R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ D2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट ऑफ D1। यहाँ पर हम लोग मॉलिक्यूलर मास भी पुट कर सकते हैं। ये M1 बाई M2 नहीं है, ये M2 बाई M1 है, ठीक है। आप लोग इसको जो है वो ठीक कर लो। अब हम लोग इसका रिलेशन देख सकते हैं, टाइम के साथ भी हम लोग इसको जो है वो रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। टाइम का पूछ के तो उस तरह भी आपसे रेट ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन पूछा जा सकता है। उसके लिए हमारे पास रिलेशन यही होगा, टाइम के साथ भी हमारे पास इन्वर्स रिलेशन बनता है, ठीक है। सो R1 डिवाइडेड बाई R2 इज इक्वल टू T2 डिवाइडेड बाई T1। अब कहते हैं कि समटाइम्स द वेट और द मास ऑफ द वन गैस दैट एस्केप्स और डिफ्यूज इन अ पर्टिकुलर टाइम इज गिवन एंड दैट ऑफ द अदर गैस इज रिक्वायर्ड देन द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज यूज्ड। कहते हैं कि हमें जो है वो मॉलिक्यूलर मास भी, वेट और इसके साथ रिलेशन दिया जा सकता है। तो फिर उस वक्त हम अगर वेट गिवन हो और मॉलिक्यूलर मास भी गिवन हो तो उस वक्त फिर हम लोग W1 डिवाइडेड बाई W2 इज इक्वल टू M1 डिवाइडेड बाई M2 ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ वही है जो हम लोगों ने जनरल गैस इक्वेशन में भी इसको यूज़ किया। कहते हैं कि दिस लॉ स्टेट्स दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब वॉल्यूम का जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन उसने बताया हुआ है, ठीक है, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो अब यहाँ पे जो है वो डिफरेंट वो शो कर रहा है कि लाइक 22.4 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वो कितना है, वो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मालिक्यूल्स है, और H2 का भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें कोई MCQ पॉइंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है जी एब्सोल्यूट जीरो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQ भी आता है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज लोअर्ड अप टू -27 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस होता है वो ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। कहता है कि जब हम लोग टेम्परेचर को लो करें -273 तक तो हमारे पास जो वॉल्यूम का जो गैस का जो वॉल्यूम है वो ज़ीरो हो जाता है। तो इस टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, एंट्रोपी एंड हीट कंटेंट ऑफ द गैस जो है वो भी ज़ीरो हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि लाइक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे क्या क्या चीज़ ज़ीरो होती है, या ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स बिकम्स इक्वल टू ज़ीरो एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक्सेप्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक उस गैस का वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो हो जाता है, प्रेशर भी ज़ीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाती है, उसकी एंट्रोपी भी ज़ीरो हो जाती है, और उस गैस का हीट कंटेंट भी ज़ीरो हो जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को मस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि लाइक आइडियल गैसेस क्या होती हैं। आइडियल गैसेस वो होती है जो है वो गैस लॉज को फॉलो करती हैं, ठीक है, एंड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी फॉलो करती है अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। नो गैसेस इज आइडियल इन रियलिटी, ठीक है। रियल में हमारे पास कहते हैं कि कोई भी गैसेस जो है वो आइडियल नहीं होती, ठीक है, वो गैस लॉज को फॉलो नहीं करती। कहते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज एब्सेंट बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। रियल गैसेस, आइडियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, ठीक है, एब्सेंट होती है। एंड वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है। इनका वॉल्यूम जो है वो इतना होता है कि उसका हम लोग वो निग्लिजिबल होता है। तो ये आइडियल गैसेस के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो ये भी आप लोगों को लाजमी पता होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन आइडियल गैसेस और रियल गैसेस। जो हमारे पास रियल गैसेस होती है ना, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, वो नॉन आइडियल है, ठीक है, वो गैस लॉज को फॉलो नहीं कर रही होती, और ये सिर्फ ओबेज गैस लॉज ओनली एट
हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे जो है वो गैस लॉज को फॉलो करती हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है, ये लाजमी आता है, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रोजन और हीलियम को देखने कहता है कि आर मोर आइडियल क्लोज द रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में हमारे पास मोस्ट आइडियल गैसेस कौन सी हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। ऑल द गैसेज और रियल कहता है कि हेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी निगलेक्टेड एट हाई प्रेशर एंड देखो हम लोगों ने ऊपर बात की थी कि आइडियल गैसेस में वहाँ पे हम लोग जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो करते हैं ना, मतलब एब्सेंट होती हैं। तो यहाँ पे जो है वो उसने उसके बिल्कुल ऑपोजिट लिखा, कहता है कि हेयर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी निग्लिजिबल, ठीक है। यहाँ पे निग्लिजिबल नहीं है, ऊपर निग्लिजिबल है। एंड एक्सटेंट ऑफ द डेविएशन ऑफ द रियल गैसेज फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये जो नॉन आइडियल गैसेज होती हैं तो इनकी हम लोग डेविएशन देखते हैं रियल गैसेज से किस टर्म में? एक फैक्टर है जिसे हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, जेड से उसको डिनोट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को मस्त पता होना चाहिए। अगर हमारे पास ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो जेड है ये 1 के इक्वल हो तो हमारे पास गैसेज जो है वो आइडियल बिहेवियर शो करेंगी, ठीक है। और अगर हमारे पास ये लेस देन 1 हो जेड की वैल्यू तो हमारे पास नेगेटिव डेविएशन होगा, और जेड की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 हो तो पॉजिटिव डेविएशन जो है वो गैसेज शो करेंगी, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज पॉइंट है, आप लोग ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है ना ये सारे एमसीक्यू पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा एमसीक्यू पॉइंट है और कौन सा नहीं है। सो आप लोग इन तमाम पॉइंट्स को एमसीक्यू पॉइंट्स कंसिडर किया करें। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द हाइड्रोजन एंड हीलियम इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। वाइल फॉर द अदर गैसेज इट इज़ लेस देन 1 एंड शो द नेगेटिव डेविएशन, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हीलियम इसका देखो ग्रेटर देन 1 है ना, वाइल फॉर द अदर गैसेज ये इसका हमारे पास लेस देन 1 है। तो सिंपल आपको पता हो कि हमारे पास जो H2 और हीलियम है ये इनका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z है वो 1 से ज़्यादा है। सो हमारे पास ये क्या करती हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करती हैं। सो आप लोगों को एटलीस्ट एग्जांपल्स का पता हो सकता है कि वो आपसे एग्जांपल्स का पूछ ले कि लाइक कौन सी गैस जो है वो किस तरह का जो है वो डेविएशन शो कर रही है, इधर वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रही है, या वो आइडियल बिहेवियर शो कर रही है, ठीक है। तो यही चीज़ आप लोगों को जो है वो लाजमी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वंडर वाल इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो है वो 3-4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट्स हैं जिनके आने के चांसेस होते हैं, तो उनको भी हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन जो है ये एप्लीकेबल होती है नॉन आइडियल गैसेस के ऊपर, ठीक है। आइडियल पे हम लोग इसको अप्लाई नहीं कर सकते। आइडियल गैसेस जो है वो सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करती हैं, ठीक है। और जो नॉन आइडियल होती हैं तो वो किसको फॉलो करती हैं? वो वंडर वाल इक्वेशन को फॉलो करती हैं। ये नीचे उसका रिलेशन मेंशन है, जो आप लोग देख सकते हो। एमसीक्यू भी आ सकती है, सिंपल आप लोगों से वो रिलेशन भी पूछ सकते हैं। इसमें ए जो है वो अट्रैक्शन पर यूनिट वॉल्यूम को शो कर रहा है और बी जो है वो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस रिलेशन को जो है वो देख लो। और हमारे पास जो है वो ये जो इट इज़ द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड इज़ 4 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। ये बी की बात करें, जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है ना ये 4 टाइम्स ज़्यादा होता है एक्चुअल वॉल्यूम से, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है। अब ये जो वैल्यू ऑफ ए और बी है ना ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे चीज़ है ना वो ए और बी का यूनिट है। अक्सर यहाँ से एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ए या बी इन वंडर वाल इक्वेशन। तो ए का हमारे पास कौन सा क्या यूनिट है? एल स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर एटीएम, और बाकी इसको आप लोग दूसरा इसका एक यूनिट मेंशन है, आप लोग वो भी देख सकते हो, एम की पावर 4 पर मोल स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है। और बी का हमारे पास क्या यूनिट है? लीटर पर मोल, ठीक है। तो ये उसके डिफरेंट यूनिट्स मेंशन है, आप लोग इनको जो है वो बस रट्टा कर लो। और ए और बी जो है वो इसका पोलैरिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और ईज़ ऑफ लिक्विफिकेशन के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। अगर ए और बी की वैल्यू ज़्यादा है तो हमारे पास मतलब पोलैरिटी भी जो है वो ज़्यादा है, और अगर ए बी की वैल्यू ज़्यादा है तो मतलब वो जो गैस है वो ईजिली लिक्विफाई हो सकती है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे डाइफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो रेट ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ लाइटर गैसेस इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द हैवियर गैसेस, ठीक है। तो जो लाइटर गैसेस होती हैं वो इजीली डाइफ्यूज होती हैं एज़ कम्पेयर टू द हैवियर गैसेस। तो इसमें से एमसीक्यू आता है कि आप लोग बताओ कि कौन सी गैस जो है वो जल्दी डाइफ्यूज़ होगी और कौन सी जो है वो लेट डाइफ्यूज़ होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा तो वो ऑब्वियसली जल्दी डाइफ्यूज़ हो जाएगी, और जिसका ज़्यादा होगा तो वो लेट डाइफ्यूज़ होगी, ठीक है। आप लोगों ने इस पर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव जॉउल थॉम्सन इफेक्ट। अब हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये
नेगेटिव जॉल थॉमसन इफेक्ट जो है वो शो करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज नेगेटिव जॉल थॉमसन इफेक्ट। तो अगर हाइड्रोजन और हीलियम का आया तो आप लोगों ने इनको टिक करना होगा। कहते हैं कि ये जो नेगेटिव जॉल थॉमसन इफेक्ट है ना, ये हीटिंग काज करता है। ठीक है, कूलिंग काज नहीं करता। दिस इज़ बिकॉज दैट दे काज द रेजिस्टेंस टू बी पोलराइज्ड। ठीक है, अब आगे जो है वो एक आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक MCQ दिया हुआ है, सोल्यूशन भी मेंशन है, तो आप लोग इसको खुद देख लो। ये बेसिकली आप लोगों के पास जो है वो पीछे हम लोगों ने एक लॉ पढ़ा है। ठीक है, ये उसके रिलेटेड है, तो आप लोग इसको खुद देख लो। नेक्स्ट हमारे पास है जी क्रिटिकल फिनोमेना एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है जी क्रिटिकल टेम्परेचर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली हमारे पास इट इज़ द टेम्परेचर अबव विच द गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड विद द हेल्प ऑफ हाई प्रेशर अलोन। ठीक है, ये ऐसा टेम्परेचर था जिसके बाद हम लोग मतलब गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, बेशक हम लोग जितना टेम्परेचर अप्लाई कर लें। तो हमारे पास ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इसका जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, पोलैरिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, और जो क्रिटिकल प्रेशर है उसके साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है, और मॉलिक्यूलर वेट के साथ भी जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिटिकल वॉल्यूम। इट इज़ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द वन मोल ऑफ द गैसेस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। तो उसे हम लोग वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, एंड क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई एनी गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसे हम लोग क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास कुछ मेथड्स हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के। तीन ऐसे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो गैसेस को जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे एक सिंपल MCQ ये भी बन सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स थ्रू विच वी कैन लिक्विफाई गैसेस एक्सेप्ट। तो आप लोगों को इन 3 मेथड्स का पता हो। एक आप लोगों के पास जो है वो लिंड्स मेथड है, दूसरा जो है वो क्लाउडी मेथड है, और तीसरा जो है वो है कूलिंग। ठीक है, तो हम लोग पहले लिंड्स और क्लाउडी को देखते हैं। लेंस मेथड बेसिकली ये एडियोबैटिक एक्सपेंशन होती है। ठीक है, किसी भी कंप्रेस्ड गैस की, तो उसे हम लोग लेंस मेथड कहते हैं। और जब हम लोग एडियोबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं किसी कंप्रेस के गैस की बाय इन्वॉल्विंग सम मैकेनिकल वर्क, तो वो हमारे पास क्लाउडी प्रोसेस है। ठीक है, और ये जो लेंस मेथड है ना, ये जॉल थॉमसन इफेक्ट इसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो आप लोगों से क्वेश्चन कर सकते हैं कि जॉल थॉमसन इफेक्ट किसकी एग्जांपल है या किसका वो है, तो फिर आप लोगों ने ये बताना है। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो थर्ड प्रोसेस है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का, वो है जी कूलिंग। ठीक है, हम लोग मिक्सर को फ्रीज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl को और आइस को, तो इस तरह भी हम लोग गैसेस को जो है वो लिक्विफाई कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा स्टेट इट इज़ द मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गैशियस कैटायंस एंड न्यूट्रल पार्टिकल्स। ठीक है, इट एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट करती है, और बेसिकली इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। समटाइम्स ये भी आता है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज़, तो वो प्लाज्मा जो है वो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। सो चैप्टर नंबर 4 गैसेस में जो है वो यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनको हम लोगों ने क्विकली रिवाइज करना था। उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा। थैंक यू।